मोबाइल से जब बिछड़ना पड़ा, मोबाइल एक तरह से आपसे छीन लिया गया, आपको पीड़ा नहीं हुई इससे? डर नहीं लगा कि यार मेरा मोबाइल छीन गया तो मेरा क्या होगा? जैसे हम खुद भी चलाते थे 11th-12th में, तो हमारा ऐसा स्क्रीन टाइम लाइक 6-7 घंटे पर डे का तो नॉर्मल स्क्रीन टाइम होता था। मन तो नहीं गया, मतलब फोन वगैरह का मेरा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम था, मतलब जब फोन 4-5 घंटे रोज कम है? मैं तो रात में पढ़ता था, जब ड्रॉपर था, क्योंकि ड्रॉपर हूँ मैं, क्योंकि तो मैं ऐसा था कि 4-5 बजे तो सोने जाता था सुबह। और ये जो ओवरनाइट नाइट आउट्स का ये बहुत पॉपुलर फैशन है। अधिकांश बच्चों को बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है अगर वो रात भर जग के पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स भी एकदम गदगद हो जाते हैं, हाय मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, देखो किताब खुली है उस पर सिर रख के सो गया है ना। तो वो आते हैं, रजाई उठाते हैं, सिर सहलाते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट करा था कि बेटा कोटा में बाहर तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि कोटा में लाइक डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं कि आप कोचिंग से जब हॉस्टल जाओगे उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे मिलेंगे। कोटा को लेकर एक जो ये सुसाइड फैक्ट्री वाला भी जो कॉन्सेप्ट आ गया है, एक कोटा फैक्ट्री नाम की एक सीरीज आई थी 1, 2, 3, जिन्होंने कोटा की सबसे भयंकर एंटी पब्लिसिटी करी है ना। कोटा में ये था कि अगर हम कोई कोचिंग में जाएंगे तो अगर हमें स्टार बैच वहाँ का मिल जाता है तो हमारा यही हो जाएगा, वरना हम सिर्फ वहाँ फीस भरेंगे। मेंस आपका एक बार फिर भी क्लियर हो जाएगा कि आपका हाँ मेंस हो गया, आपके जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आने लग रहा है आजकल। बिल्कुल डर नहीं लगा आपको कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मेरा डिसीजन गलत हो जाए, या भाई कंपटीशन कैसे रहेगा, मैं किन के साथ कॉम्पीट करूँगा? इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं कुछ टीचर्स कि एक बार 2 बार, जैसे हमें पर्सनली पता है कि कई टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने 15-15 बार पूछे हैं। मान लीजिए कोचिंग में 25,000 विद्यार्थी हैं, 100 स्टार हो गए, बाकियों की क्या गति है? 200-300 बच्चों के बैचेस होते हैं। टीचर पर्सनली तो किसी को जान नहीं सकता। दूसरी बार फिर डाउट काउंटर पे जो टीचर्स बैठे रहते हैं वो कोई और होता है। क्या वास्तव में ये इतनी डेंजरस और खतरनाक जगह है जहाँ डिप्रेशंस या इस तरह की सुसाइड के केसेस इतने ज़्यादा होते हैं? आज एक बड़ा खास मौके पर हम इकट्ठा हुए हैं। क्या खास है? IIT JEE का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद हमेशा कभी खुशी कभी गम वाला माहौल रहता ही है। और यहाँ पर हम खुशियों वाले एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ रहे, पढ़े, साथ साथ चले और अब सेलेक्ट होकर IIT जा रहे हैं। मिलवाते हैं हम आपको हमारे 2 बहुत ही प्यारे बच्चों से, आशुतोष और रजत। सीताराम सर। सीताराम। तो आशु और रजत क्या कैसे महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जिस चीज़ की तैयारी स्टार्ट करी थी हमने तब जब डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, और अब जब फाइनली पेपर देने के बाद अब रिजल्ट आ चुका और हमें गर्व है कि हम अब IIT बन चुके हैं, तो उसकी फीलिंग तो बहुत अच्छी है। अच्छी बात है। तो आशु कहाँ जा रहे हैं आप? Which IIT you have opted for? IIT बॉम्बे का ही अभी सोचा है, तो IIT बॉम्बे में मैकेनिकल मिल रही है। Okay, that's wonderful, है ना? And what about you? मैंने भी सोचा भी IIT बॉम्बे का ही है, तो IIT बॉम्बे ड्रीम था। ड्रीम था IIT बॉम्बे, मतलब IIT तो ड्रीम था ही, और IIT में भी दी IIT बॉम्बे, एंड you are both going to realize your dreams, right? है ना? चलो, wonderful. So very happy to listen to that and learn that. The first reaction जब रिजल्ट आया तो क्या लगा? आशु, you're the more silent one, so let me ask you first. बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन मतलब कि इस साल का पेपर थोड़ा टफ माना गया था, तो मतलब मार्क्स थोड़े कम आए थे, तो लग रहा था कि थोड़ा कम रैंक आएगा, मतलब जितना एक्सपेक्ट करा उतना नहीं आएगा, लेकिन अच्छी रैंक आई तो फिर अच्छा लगा। पेरेंट्स भी प्राउड है। अच्छी बात है। किसको ज़्यादा खुशी हुई, मम्मी को या पापा को? मम्मी को ज़्यादा खुशी। ऐसा आपको लगता है? मतलब रिएक्शन वाइज तो अच्छी बात है। What about you, रजत? तो सुबह रिजल्ट आया था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था नहीं, नंबर कम थे, तो हम पिछले साल के हिसाब से देख रहे थे, तो फिर उस हिसाब से तो मेरे को ना दिल्ली मिलने वाला था ना बॉम्बे मिलता, तो दुख बहुत ज़्यादा हो रहा था। पर जब फाइनली रैंक देखी और लगा कि हाँ मिल जाएगा, तो खुशी बहुत ज़्यादा थी, और घर पर सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, टीचर्स भी बहुत खुश थे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। चलो, दैट्स वंडरफुल। सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। सबसे ट्रिकी क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स? पेपर 1 या पेपर 2? पेपर 2 मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि लाइक गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा था और आप सेंटर के बाहर आते तो वो ड्रेन आउट हो जाता है पहले पेपर के बाद। बट सेकंड पेपर में जैसे आपने बताया था कि मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, तो जो हमने साल भर मेडिटेशन योगा करा उसका बेनिफिट मिला, और इस वजह से मैं सेकंड पेपर में सस्टेन कर पाया। सेकंड पेपर में मेरे को थोड़ा फिजिक्स ने दिक्कत दिया, बट मैथ्स केमिस्ट्री मेरे से हो गई थी सेकंड पेपर की।
ओके, एंड व्हाट अबाउट यू आशु? तो पेपर 2 ही मेरे को ज़्यादा टफ लगा था, मतलब उसमें फिजिक्स वगैरह में एक बार के लिए फिर डिमोटिवेशन भी हुआ था कि क्वेश्चंस मतलब एक छोड़ा फिर दूसरा छोड़ा नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर आपकी बात याद आई कि पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ है। फिर मैं आगे जो जो क्वेश्चन बनते रहे वो करता रहा, फिर मैथ्स पे शिफ्ट कर गया, मैथ्स में थोड़े बहुत फिर क्वेश्चन बने, तो फिर मतलब मेरे पेपर 2 में ज़्यादा मार्क्स आए थे फिर इसी कारण। तो पेपर 1 से बेटर स्कोर आपका पेपर 2 में था। ये बहुत रेयर है। आमतौर पर यूजुअली अगर पेपर 2 आसान भी आता है, क्योंकि बच्चे 3 घंटे पेपर 1 देने के बाद थक चुके होते हैं, तो पेपर 2 में ऑन एन एवरेज पेपर 1 के आधे से भी कम नंबर आते हैं यूजुअली, है ना। तो आई थिंक एंड दैट्स अ वेरी बिग की टू सक्सेस कि अगर सेकंड पेपर आप फोड़ दें या कम से कम औरों से अच्छा कर लें तो शानदार है। यू आर अ क्लियर कट विनर, नो डाउट। Any particular process or hints which you think you might like to share with the audience, और जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं कि पेपर 1 के बाद ये जो गैप आता है पेपर 2 का, और उसमें मोस्टली पूरे देश के बच्चे लगभग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपको सस्टेन करने में मदद करी पेपर 2 में? सर जो मेरे को फील हुआ कि हमने पूरे साल वीआरपी में लोग लाइक रोज़ सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम मैंडेटरी था, तो वो डेली योगा और प्राणायाम से जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ी, वो हमें रिजल्ट दिखा पेपर के बीच में। तो आप उठ जाते थे सुबह 5 बजे? क्योंकि जो हमारा वीआरपी है, व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जब कई बार बच्चे सोचते हैं, सुनते हैं कि यार सुबह 5 बजे उठना होता है, तो एक बार तो उनकी भी आत्मा हिल जाती है कि यार रोज़ सुबह सुबह कौन उठेगा। मतलब शुरू में तो दिक्कत आती ही थी, बहुत मुश्किल से उठते थे, बट 1 महीने तक दिक्कत है, उसके बाद फिर आदत हो गई थी, तो फिर रोज़ उठना ही था क्योंकि कोई ऑप्शन था भी नहीं। तो वीआरपी में जैसे आने के पहले आप का शेड्यूल कब क्या था कि कब सो के उठते थे? मैं तो रात में पढ़ता था, जब ड्रॉपर था, क्योंकि ड्रॉपर हूँ मैं, क्योंकि तो मैं ऐसा था कि 4-5 बजे तो सोने जाता था सुबह। लाइक मैं रात को 9 बजे पढ़ने बैठा हूँ तो 9 बजे से 3-4 बजे तक तो नॉर्मल रहता था, तो कभी 4 बजे या 5 बजे सोता था, फिर दिन में उठता था 11-12 बजे दोपहर में। ओके। तो वो एकदम मेरे तो बिल्कुल सडन चेंज था कि पूरा ऐसा ऊपर नीचे हो गया कि नाइट आउल से मॉर्निंग बर्ड बना दिया। तो ओके, एंड व्हाट अबाउट यू आशु? तब ऐसे था, मतलब कि रात को पढ़ता था, 5-6 बजे सोने जाता था, लगता था कि इफेक्टिव पढ़ाई हो रही है, लेकिन फिर वो ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होती नहीं थी, और फिर उसकी वजह से फिर 12th में रिजल्ट भी खराब आया था। और ये जो ओवरनाइट नाइट आउट्स का ये बहुत पॉपुलर फैशन है। अधिकांश बच्चों को बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है अगर वो रात भर जग के पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स भी एकदम गदगद हो जाते हैं, हाय मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, देखो किताब खुली है उस पर सिर रख के सो गया, है ना। तो वो आते हैं, रजाई उठाते हैं, सिर सहलाते हैं, तो बच्चों को मतलब सबको पूरे घर में एक बढ़िया इमोशनल माहौल बन जाता है कि यार मेहनत तो कर रहा है बच्चा। पर एक्चुअली ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ और आप भी अब इसको टेस्टिफाई कर रहे हैं, वाउच कर रहे हैं इस बात पे कि ये देखने में कितना भी लगे सैक्रिफिशियल या बहुत शानदार लगे, इसकी इमोशनल वैल्यू ज़्यादा है। और एक्चुअली पढ़ाई की एफिशिएंसी लेट नाइट होती नहीं है क्योंकि दिमाग थक जाता है, एफिशिएंसी बहुत पुअर हो जाती है। तो ये सुबह उठने का अभ्यास कब, सुबह 5 बजे जो हम उठाते थे, तो इसमें कितना वक्त लगा इसको मेंटली एडजस्ट करने में? पहले 1 महीने में तो दिक्कत आई शुरू में, फिर आलस आते थे कि वो कौन उठे सुबह, रात में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर जब सुबह उठने लगे तो फिर वो सुबह माइंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहता है, तो कुछ अगर रटने की चीज़ है तो वो अच्छे से मतलब हो जाती थी, माइंड में आ जाती थी, तो फर्दर फिर स्टडीज़ में ज़्यादा काम दिया उसमें। और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी माइंड एक्टिव है तो बेटर। और उससे फिर पूरे दिन फिर आलस वगैरह नहीं आते थे, पूरे दिन माइंड सही रहता था। एक बात और है, अगर देखें तो जैसे अगर लेट नाइट पढ़ते हैं, अब जो एग्जैक्टली एग्जाम का टाइम है जेई का, वो कब से कब तक है? सुबह 9 से 12? सुबह 9 से 12 और दूसरा पेपर 2:30 से 5:30। 2:30 से 5:30। तो 9 से 12 में अगर कोई विद्यार्थी सुबह 6 बजे 5 बजे सोने जा रहा है और 11-12 बजे तक उठ रहा है, तो इसका मतलब पूरे साल भर अगर उसने इस तरह का अभ्यास किया है, तो जब वो पेपर 1 भी देने जाएगा जेई का, तो नींद ही आ रही होगी उसको, तो हाँ, है ना। और उस वजह से पेपर 1 ज़रूर नेगेटिवली इफेक्ट होगा। अगर हम रात में लेट सोकर, इनफैक्ट सुबह सोते हैं और फिर दोपहर में उठते हैं, तो पेपर 1 का तो टाइमिंग साफ हो गया। हाँ, ठीक है। और टिपिकली यही कारण इसका भी होता है कि जो शाम को पेपर ख़राब होता है, कई बच्चों की दिन में सोने की आदत होती है कि अगर सुबह उठ भी गए तो लंच किया फिर सो गए आराम से, फिर 4-5 बजे तक उठे और फिर पढ़ाई कर रहे हैं। और चूंकि अपने पास दोपहर में सोने की आदत है, तो और उसी टाइम जेई का एग्ज़ाम होना है,
तो एडवांस का ऑफ कोर्स है ना, तो फिर अपने को लगता है कि अच्छा लास्ट मोमेंट आदत बदली नहीं जाती, ये हमने शुरू में भी कहा था, तो आदत आपको शुरू से बदलनी पड़ेगी। और स्पेशली अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए कि हैबिट्स को बहुत जल्दी, जितनी जल्दी स्कल्प कर लो कि वो एग्जाम में ऑप्टिमाइजेशन आ जाए उतना अच्छा है। प्राणायाम बोरिंग नहीं लगता? शुरू में सब बोरिंग और इलॉजिकल लगता था कि मतलब मैं सांस ले रहा छोड़ रहा हूँ, उससे मेंटल स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बट फिर आप पे ट्रस्ट था, पूरी फैमिली ने आप पे ट्रस्ट करके वीआरपी भेजा था, तो फिर कहा मान के देख लेते हैं, बुरा तो क्या ही हो रहा है इसमें। तो 1 महीने तक तो बहुत बोरिंग लगता था कि क्या सुबह उठना है, और ये इससे बड़ा तो रात को पढ़ लेता हूँ, इतनी देर तक पढ़ाई होती है, सुबह उठने में भी दिक्कत आती है। बट फिर 1 महीने का वो धीरे धीरे उसका रिजल्ट लगने लगे थे। जब हम क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे या जो चीज़ केमिस्ट्री में याद नहीं रहती थी वो याद रहने लग गई थी, तो मुझे लगता था चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। और उसका फाइनल डे जाके जब पेपर में हम बैठे तो मेरे को पूरा उसका दिख गया कि हाँ ये करा तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ओके आशु, व्हाट अबाउट यू? शुरू में मन में कैसा लगता था जब शुरू में प्राणायाम कराया जाता था सुबह सुबह उठ के, और तो क्या मतलब मन में व्याकुलता होती थी, लगता था कहाँ फंस गया मैं, क्यों कराया? मेरे साथ ही होना था कि ये सब शुरू में बहुत ज़्यादा आलस आते थे प्राणायाम वगैरह करने में, लेकिन फिर उसके बाद स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा सही रहता था, बहुत स्टेबल रहता था। उसकी वजह से फिर क्लासेस में फिर ध्यान कम भटकता था रिलेटिवली, तो फिर मतलब अच्छे से ग्रैस्प हो जाती थी सारी चीज़ें। तो जिस विजन के साथ हमने अपने वीआरपी में शुरू किया था कि अर्ली मॉर्निंग हम उठेंगे, पहले प्राणायाम करेंगे और फिर उसके बाद खेल कूद करके फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो यू फील कि वो एक अच्छा डिसीजन था और आपको एक्चुअली अपनी पढ़ाई में उससे लाभ हुआ? हाँ, अब पेपर देने का तो बहुत ज़्यादा प्राउड लगता है कि मैंने वो डिसीजन ले लिया था उस टाइम पे। वो 1 महीना तो बहुत बुरा लगता था सर कि क्यों उठा रहे हैं इतना जल्दी, ये प्राणायाम भी करो, एक्सरसाइज भी करो, और हम रिपीटर हैं, हमारा वक्त हमारे पास टाइम भी नहीं, ऐसे बड़ा मैं पढ़ लूँ उसकी जगह बैठ के, तो वो सब तब बहुत बुरा लगता था। अब लगता है कि अच्छा हुआ तब कर लिया। ठीक है, तो ये साल भर किया या कभी हाँ कभी ना में चलता रहा? बीच में कभी तबीयत खराब होती थी किसी दिन तो सुबह उठते नहीं थे, वरना फिर करा तो साल भर ही। रियलिटी है वो, ऐसा तो है नहीं कि हर बार तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक, बट यू वर फेयरली रेगुलर। व्हाट अबाउट यू? यस सर, सेम। ओके, ठीक है। विश्वासम फलम प्रदायकम, है ना? तो अच्छी ही बात है, आपने विश्वास किया और उसको फॉलो किया तो अच्छा रहा, बिल्कुल। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अपन शेयर करना चाहते हैं कि पूरी प्रिपरेशन, क्योंकि देखो इस जर्नी को डिस्कस करने का जो मेन टेक अवे है वो यही है कि जो अब आगे तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थी, वो कहाँ कहाँ किन किन ट्रैप्स में फंस सकते हैं, और स्पेशली अगर मान लीजिए हम 12th पास स्टूडेंट यानी कि रिपीटर के तौर पे हम तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ ऐसा होता है जहाँ हमसे गलती हो जाती है, या एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है जहाँ हमको लगता है कि अब मैं कहीं फंस गया हूँ, तो उससे कैसे निकलते हैं, अपना अनुभव क्या है, अपने पड़ोसियों को जो देखा है उनका अनुभव क्या है, कुछ इस तरह की डिस्कशंस कुछ शेयर करना चाहेंगे हम? सर एक ही रहता है कि एज अ रिपीटर आपको टीचर की बहुत सारी बातें गलत लगती है कि अब जो, क्योंकि टीचर जो बोलते हैं हम बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे थे 11th-12th तक, और कहीं ना कहीं वही कारण है तब नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो जैसे सर ने कहा, आप कहते थे सुबह उठो, हमने कहा हम तो रात में पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ाई होती है, रात में शोर नहीं होता। तो अब वैसे हर जगह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट ये है कि आप टीचर की बात मान लो आँख बंद करके, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली हमसे, तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। अच्छी बात है, तो मतलब हर एक की बात मान लो या नहीं, मतलब टीचर्स ऑब्वियसली ट्रस्टेड होने चाहिए थे। अब हमारा एडवांटेज था कि हम वीआरपी में तो हमारे पास सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज ही थी, तो इसलिए हम सबकी बात मानते थे। तो जब हम कोचिंग जा रहे हैं उसके पहले हमें देखना चाहिए वहाँ टीचर्स कैसे हैं। ऐसे अब तो कोई भी टीचर बन जाते हैं कई बार, तो हमेशा ही ऐसा था। मतलब अब की बात नहीं, पहले भी ऐसा। अब तो क्या है कि वो ऑनलाइन दिख जाते हैं, तो वो एक अलग कैरेक्टर हो जाता है मामला, लेकिन अदरवाइज तो जो है ये तो हमेशा ही था कि बहुत अच्छे से लेकर बहुत अनप्रिपेयर्ड तक सारे लोग टीचिंग प्रोफेशन में रहे हैं, क्योंकि कोई बैरियर तो है नहीं इसमें आने का। तो वो प्रॉब्लम तो हमेशा रही है, लेकिन हमें तो हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स मिले थे। तो तुम्हारा ये कहना है कि वी शुड बी एबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टीचर्स विद केयर, सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट विद केयर, है ना? जैसे यू चोज टू कम टू व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम, है ना? और वंस यू हैव ट्रस्टेड अ सिस्टम, पूरे साल उस पर ट्रस्ट रखो आप, तो फिर विश्वास रखकर ढंग से अपना काम करते रहो जैसा वो बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है। आशु,
सेम कि अगर हमने मतलब ट्रस्ट रखा पूरा अभी, जैसे कि बीच में बहुत सा मतलब आया था कि ये वाली बुक भी कर लेता हूँ, ये वाला बुक भी कर लेता हूँ, लेकिन एक मतलब पहले हमने ट्रस्ट करा कि नहीं, आपने बोला था एक कोचिंग मॉड्यूल सबसे पहले करना है, उसके बाद पीवाईक्यूज, फिर अगर टाइम बचे तो किसी और बुक्स पे जाना है, तो हम कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह सारी कर ली थी, तो एक लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन से कवर हो गए थे। लेकिन वही अगर अब किसी कोई बुक लगाने लगते तो फिर हमारा वही बैकलॉग बन जाता कोई किसी सब्जेक्ट का। क्योंकि वो किताबें तो सारी रेफर करके ही कोचिंग मॉड्यूल्स बनते हैं, तो सागर में से मोती निकाल लाए हैं, फिर दोबारा सागर में कौन कूदेगा उसके लिए। ठीक बात है, अच्छी बात है। तो कोचिंग मॉड्यूल्स जो हमने दिए थे वो काफ़ी हो गए थे। सफिशिएंट सर, एक्सरसाइज 2 तक पूरी लगा लो तो आराम से आपका मतलब एडवांस का मतलब शुरुआत का सारा हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली चाहिए रहेगी। वो तो कोई कर रहा है तो फिर मॉड्यूल्स, टॉपर्स के मॉड्यूल्स अलग से भी हो सकते हैं अगर हमारे पास समय है सॉल्व करने का, तो जो है फिर क्योंकि बहुत वास्ट कलेक्शन है क्वेश्चंस का, तो वो तो अगर हमने फर्स्ट राउंड ख़त्म किया, फिर पीवाईक्यूज ख़त्म कर लिए, फिर भी जान बाकी है, इच्छा बाकी है, तो ये लो ये और ले लो, है ना। तो साधन तो हमेशा रहते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी शक्ति और कितना समय हमारे पास है। बहुत अच्छी बात है। टेस्ट्स को लेके कोई कन्फ्यूजन? टेस्ट का ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं, पहले बहुत रहता था कि टेस्ट मतलब आप जैसे कि कभी डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते थे तो कि सर सीबीटी क्यों नहीं ले रहे हो, मतलब मेन मॉक टेस्ट क्यों ले रहे हो, मेंस वगैरह के या एडवांस के। तो फिर आपने बताया था कि अगर इनमें 90% या 95% आने लग गए तो फिर हम उसमें तो आराम से एक बार के लिए स्कोर कर ही सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने ट्रस्ट बनाया, तो बस आपको फॉलो करते हुए सब। ये थोड़ा सा सुनने वालों के लिए इसको अनलॉक करते हैं, सीबीटी क्या था ये, और ये जो इसकी चर्चा हमने अभी करी है ना, क्योंकि ये तो हमारे आपस के टर्म्स हैं जिसको हम लोग वीआरपी पे यूज़ करते हैं, तो शायद सबको इसका अनुमान नहीं होगा। मुझे ध्यान आता है कि आप लोगों की तरफ से एक बहुत प्रबल इच्छा थी कि हम फुल स्केल 15-20 रिहर्सल टेस्ट लें जस्ट जेईई मेन के पहले। आपको याद है ना? और आपकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, सबकी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट थी बहुत स्ट्रॉन्ग कि ये मतलब कि आप तो करा दो और न करवा पाओ तो हम बाहर से ज्वाइन कर लें। तो फिर उस समय ज़रूर वी वर वेरी क्लियर कि ये वक्त की बर्बादी है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप अगर प्रिपरेशन जैसी है, अगर बैक टू बैक फुल सिलेबस टेस्ट आप देते जाओगे तो एक सेम स्कोर रिपीट होता जाएगा, उसमें नया क्या है। तो आपको टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट लेकर अगर इम्प्रूवमेंट देखना है तो फिर वहाँ पर हम पकड़ते हैं कि इस चैप्टर में चाहिए वीकनेस है, इसको सुधारो, इसमें यहाँ पे वीकनेस है, इसको सुधारो, और फिर जैसे जैसे करते हैं वहाँ अपग्रेड आती है। पर ये सीबीटी क्या थे? सीबीटी मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं वो, तो मैं मतलब जैसे कि अभी तो सीबीटी जैसे अपने तो उनका एक दूसरा फॉर्म भी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट। तो जैसे कि अभी अपन का तो क्लास में तो ये रहता था कि जैसे आपने कुछ पढ़ाया तो उसके बाद हमें क्वांटाइज शीट्स वगैरह मिलती थी कि इन्हें सॉल्व करो, फिर उनके डाउट्स वगैरह डिस्कस होते थे। तो कुछ छोटी छोटी भी चीज़ जो बच जाती थी कि मतलब चैप्टर्स में कि ये कोई एक पॉइंट अटक रहा है तो फिर वो आपसे पूछ लेते थे क्वांटाइज शीट के। तो एसेंशियली सीबीटी कहता है एक जिसको हम कहते हैं इजी लेवल क्वेश्चंस बहुत सारे, ताकि आपको छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी छूटने नहीं पाए। वो जो बल्क प्रैक्टिस होती है जिससे हमारे एक तो माइनर कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होते हैं जिनकी वजह से बाद में अपने को सब्जेक्ट अपग्रेड करने में मदद मिलती है, और दूसरी चीज़ स्पीड बिल्डअप होती है, कैलकुलेशन स्पीड, एप्लीकेशन स्पीड, रीडिंग स्पीड। तो ये एक अलग सेक्शन ऑफ टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट। ऑफ कोर्स वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो कॉल देम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी है, बट कंप्यूटर में तो सारे ही टेस्ट होते हैं, तो इससे कुछ डिस्टिंक्शन फील नहीं होता है ना। तो कंसेप्चुअल टेस्ट आर हाई स्पीड टेस्ट्स कि फटाफट 10-20 सेकंड के थोक में क्वेश्चंस हैं एक के बाद एक आप करते जाओ ताकि बेसिक बैकग्राउंड अपना स्ट्रेंथन हो जाए। फिर ये क्वांटाइज शीट्स आपने मेंशन करी हैं, ये क्या बला है? सब क्वांटाइज शीट्स जैसे हमारे व्यास की साइट पे डले हुए थे, तो वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टाइमर भी रहता था, लाइक 40 मिनट्स का टाइमर रहता था और अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता था। जैसे केमिस्ट्री में थोड़ा काम ईजिली हो जाता है कम टाइम में, तो उसमें 30-40 क्वेश्चन होते थे। मैथ्स में टाइम चाहिए होता तो 20-20 क्वेश्चन होते थे। तो देवर लाइक जैसे रोज़ डीपीपी होती है तो क्वांटाइज शीट्स पर ऑनलाइन, और हमारे उस दिन हमने जो पढ़ा है बेसिकली क्लास में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती थी जो कि शीट के एक्स्ट्रा थे।
तो क्वांटाइज शीट्स करने के बाद जब हम शीट करते थे तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती थी, और उसमें जो माइनर डाउट्स आते थे, कई बार आप जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे भी डालते थे जो हमको पता है आपको कि नहीं होंगे, फिर वो अगले दिन क्लास में डिस्कस करते थे, तो वो बहुत हेल्प करता था। नए चैलेंजेस फेस करना आना चाहिए। अगर सब कुछ पहले से देखा हुआ है तो फिर जेई की प्रिपरेशन नहीं होती। कुछ एकदम से सदमा तो लगना चाहिए, क्योंकि जेई ऑलवेज वो शॉक वैल्यू जेई का रहता है कि कुछ ऐसा आ जाए जो आपको लगे कि अरे तो देखा नहीं था, और फिर लगता नहीं यार कंसेप्ट तो पढ़ा हुआ है, कर लेंगे, है ना। तो वो आना, अगर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन अटकते हैं लेकिन हम बार बार करते रहते हैं तो महीने 2 महीने 3 महीने में गाड़ी स्टार्ट हो ही जाती है और लोग कंसेप्चुअली सोचने लगते हैं। तो जैसे जैसे सोचना शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उससे बहुत वो ब्रॉड हो गया था एक थिंकिंग स्पेक्ट्रम कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हर क्लास में जब आप डिस्कस करते थे आपने कहा इस कॉन्सेप्ट तो आपने पहले ही पढ़ा दिया था, अब उस कॉन्सेप्ट को और कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके इतने वे सोच के फिर बाद में खुद का भी दिमाग चलने लग जाता था कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जिसने एट द एंड में एडवांस में बहुत हेल्प करा। राइट। तो कोटा आने के पहले की जर्नी क्या थी? जैसे 11-12 तक कहाँ पढ़े, क्या रहा, और फिर कोटा आने का मन कैसे बना? सर 11-12 हमने मतलब लोकल स्कूल से ही करी थी, मतलब झालावाड़ का बेस्ट स्कूल था जिसमें हम पढ़ते थे। तो 11-12 में थोड़ी बहुत जेईई की प्रिपरेशन वहाँ से करी थी। फिजिक्स तब मेरा अच्छा था, केमिस्ट्री मैथ्स मेरे से नहीं होती थी वहाँ पर। तो फिर जब ड्रॉप लेने की बारी आई तो लाइक हम सबके घर में कोई ना कोई होता है जिनसे आप कंसल्ट करते हैं। तो मेरे चाचा हैं, उनसे मैंने कंसल्ट करा, उनको आप जानते हो अच्छे से। तो उन्होंने सजेस्ट करा था कि बेटा कोटा में बाहर तो नहीं भेजूँगा, क्योंकि कोटा में लाइक डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं कि आप कोचिंग से जब हॉस्टल जाओगे उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे मिलेंगे। एंड उनको पता है कि 1 साल की जर्नी आसान नहीं होती, तो लाइक शुरू के 1 महीना में चलो मोटिवेट रह के डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर दूंगा, बट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेरा डाउनफॉल चल रहा होगा या मेरे को थोड़ा डिप लगेगा, उस टाइम में मैं किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में फंस के उलझ जाऊँगा और फिर मेरी जो एक पोटेंशियल रैंक आ सकती है वो ना ला पाऊँगा। तो फिर उन्होंने सजेस्ट करा था कि वीआरपी बेस्ट कैंपस है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, आपको बाहर की दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो आप एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहोगे जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शंस का वो ही नहीं है। लाइक एक आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जैसे हम खुद भी चलाते थे 11-12 में, तो हमारा ऐसा स्क्रीन टाइम लाइक 6-7 घंटे पर डे का तो नॉर्मल स्क्रीन टाइम होता था। 6-7 घंटे 6-7 घंटे पर डे का। आशु आपका भी था इतना? मेरा 4-5 घंटे का रहता था। 4-5 घंटे इज ऑल्सो लाइक ट्रेमेंडस। हाँ ठीक है। और जब आप पढ़ाई करो तो मतलब इतना टाइम आप नहीं वेस्ट कर सकते। तो अब मेरे को इतना पता था अगर मैं कम भी करूँगा इसको पूरा ट्राई करके तो भी मैं 3 घंटे तक ले आऊँगा, उससे कम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आई वॉज अ मोबाइल फ़ोन एडिक्ट। तो वीआरपी इज़ कम्प्लीटली मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड जोन। मतलब वहाँ पे तो हमारे सामने हमने टीचर्स को भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए नहीं देखा। उनके पास रहते थे कि इमरजेंसी में कोई कॉल वॉल करना हो तो सिर्फ उसलिए रहते थे। टीचर्स भी वहाँ पे फ़ोन नहीं यूज़ करते, और हमें लाइक वहाँ पे ऑफिशियल फ़ोन रहता है, तो आपको घर पे बात करनी है तो उधर से आप बात कर सकते हो, और आपको उसके अलावा काम भी क्या है वहाँ पे, जो कि लॉजिकली सही भी है। तो उसने बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट करा कि हाँ आप बिल्कुल कोई वो नहीं है। और गेम्स वगैरह खेलने हमें लगता है बोर होते हैं, तो वहाँ गेमिंग फैसिलिटीज़ है नीचे, हम गेम खेलते थे, हम टीटी खेलते। वीडियो गेम्स? ना स्पोर्ट्स लाइक टेबल टेनिस खेलते थे, पीछे ग्राउंड था उसमें फुटबॉल खेलने चल जाते थे, कभी बास्केटबॉल खेल लेते थे। तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हम थोड़ा बहुत जो हमें आधा 1 घंटा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता था तो वो वहाँ से मिल जाता था। और वहाँ पे कोच भी है जो हमें सिखा भी देते थे, तो लाइक हमारा गेम में भी इम्प्रूवमेंट हो जाता था, एक माइंड भी रिफ्रेश हो जाता था, और उसके बाद हम फिर वापस अपनी स्टडीज़ को परस्यू कर सकते थे आगे। ओके। तो मोबाइल से जब बिछड़ना पड़ा, मोबाइल एक तरह से आपसे छीन लिया गया, तो आपको पीड़ा नहीं हुई इससे? डर नहीं लगा कि यार मेरा मोबाइल छीन गया तो मेरा क्या होगा? तो शुरू के 1 महीने वो बहुत सब कुछ में ऊपर नीचे था कि लाइक मोबाइल फ़ोन नहीं है, इसके बिना क्या करूँगा। मैंने घर वालों को इतना इमोशनली भी कहा कि मेरे को चुपचाप रख लेने दो, छुपा के रख लेने दो, मैं कहा पता नहीं लगने दूंगा किसी को यहाँ पर। बट क्योंकि वो चाचा बीच में आया था तो चाचा बोले कि तू रखेगा यहाँ पे तो फिर तू पढ़ाई मत कर, कि अगर फ़ोन रखना है तो पढ़ाई मत कर। तो फ़ोन का भी बहुत लगता था कि मैं कहा अच्छा आपसे कभी बात करनी होगी, यहाँ पे फ़ोन नहीं मिला तो लगा लूँगा, किसी फ्रेंड से बात करनी है तो, पर नहीं, सब चीज़ की मना हो गई थी। तो 1 महीना बहुत ज़्यादा लगता था कि यार फ़ोन ही नहीं है, बात क्या करूँ, ये क्या करूँ, बट फिर उसके बाद ओवर टाइम आदत हो गई। चाचा का गाइडेंस बहुत काम आया आपके? हाँ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। What about you, Ashu? You also had plans to smuggle a mobile phone or a tab? ऐसा मन तो नहीं करा, मतलब फ़ोन वगैरह का मेरा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम था, मतलब जब फ़ोन वगैरह 4-5 घंटे रोज कम है। 11-12 में फ़ोन वगैरह जो यूज़ करता था वो स्टडीज़ में ही करता था मेनली। तो लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्शन होता ही था। तो जब मतलब वीआरपी में आए तो बिल्कुल फ़ोन वगैरह सब बंद हो गया था। तो मम्मी बोल रही थी कि बात भी करेगा घर पे कि नहीं करेगा, तो मैं कहा हाँ फ़ोन तो रहेगा ही सही, मतलब कोचिंग का जो फ़ोन रहता है उसमें बात हो जाती थी।
तो और मेनली जो मतलब फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन होता है, सही बात है, मतलब उसकी वजह से मतलब जो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वो कि तो अगर हमने मतलब 4 घंटे रोज़ कम से कम बचाए हैं, तो ये एक चेंजिंग फैक्टर है, स्विंग फैक्टर है कि हम एग्ज़ाम में अपने सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। तो ये अकेला ऐसा फैक्टर, 4 घंटे रोज इज़ ह्यूज। और एक तरफ जब लगता था कि यार 4 घंटे, हमें तो माइंड रिफ्रेश करने के लिए 4 घंटे लग जाते थे, क्योंकि वो एडिक्टिविटी हमने चालू करा, वो कब 1 घंटा पूरा हो गया पता ही नहीं चलता था। बट उसकी जगह हम वो 4 घंटे में हम आधा घंटा खेल लेते थे, तो भी उतना ही माइंड रिफ्रेश हो जाता था हमारा कि हम वापस पढ़ाई कर लें। कि वॉलीबॉल खेल ली जाके या टीटी खेल लिया। हाँ, और दिन में 2-3 गेम्स खेल लेते थे, जैसे लंच टाइम में धूप है हम बाहर नहीं जाएंगे तो हम टीटी खेल लेंगे, शाम को जब आपकी क्लास खत्म होती थी उसके बाद वॉलीबॉल खेल लेते थे। तो ऐसे 2-3 गेम्स हो गए, फिजिकल एक्टिविटी हो गई और माइंड भी रिफ्रेश हो गया, दोस्त रहते थे साथ में वहाँ पे भी। तो राइट, तो मतलब इट वाज ओवरऑल कि ठीक है, थोड़ा चार्ज अप था, और बजाय इसके कि हम माइंडलेसली एक के बाद एक रील्स देख रहे हैं और 3-3, 4-4, 6-6 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे। आशु, मैं तो तुझे बहुत अच्छा मानता था। आई कुड नॉट इमेजिन दैट यू यूज्ड टू जस्ट ये मोबाइल चैलेंज 4 से 5 घंटे रोज, 6-7 घंटे। और क्योंकि आप, ये तो तब है जब आप लोग काफ़ी अच्छे विद्यार्थी थे, आज्ञाकारी भी थे। तो जो थोड़े से अलग हैं वो तो 10 घंटे भी जाते थे। मतलब आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो वो है 8-10 घंटे कॉमन रहता है। 8 घंटे की तो नौकरी होती है इंसान की। एक टाइम है, मतलब मैं जब एक महीने के लिए मैं मतलब ऐसे ही रूम लेके रहा था वहीं मेरे लोकल में, तो वहाँ पर मतलब मेरा फ़ोन में खुद तो यूज़ एक घंटे करता होगा कि मम्मी पापा से बात कर ली, बाकी मेरा फ़ोन मेरे रूममेट्स वगैरह के पास रहता था, तो उसका स्क्रीन टाइम 2-3 का मिला के वो 16 घंटे जाता था। तो यानी कि जेई प्रिपरेशन का सबसे बड़ा किलर अगर कोई है स्टूडेंट्स के लिए तो वो सेल फोन है। और ये जो हमारा डिसीजन था, और बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि नो टू सेल फोन्स, है ना। अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, एंड इट वाज आई थिंक द फैक्टर विच एक्चुअली वाज अ की फैक्टर डिसाइडिंग बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, कि हम सेलेक्ट हुए, और या शायद खटाई में पड़ जाता सिलेक्शन अगर हम साथ साथ मोबाइल रखकर उसका आनंद भी लूट रहे होते। हाँ। और लाइक फ़ोन्स अलाउ करना तो बुरा ही है, और रेसिडेंशियल प्रोग्राम जैसे और भी हैं, पर वो फ़ोन्स अलाउ कर देते तो फिर उनका कोई सेंस, हाँ कोटा के अंदर ही है अब, पर वो फ़ोन अलाउ कर देते अंदर तो फिर उसका कोई वो बचता नहीं है मोटिव कि आप फ़ोन्स आपने अलाउ कर रखा है रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर। ऑफिशियली अलाउ नहीं करते, पर स्मगल स्नीक इन तो बहुत ज़्यादा बच्चे, हाँ वो मना नहीं करते हैं, ये ज़रूर है। और हम लोग बहुत सिक्योर हैं इसको लेकर कि हमारा तो हर बार आते तो सामान चेक भी होता था कि हम कुछ लाए तो नहीं है छुपाने के हिसाब से स्पेशली। और कभी कभी ऐसे रूम्स में भी एकदम आ जाते थे, लोकेसर जो थे वो सब वहाँ पर आ जाते थे कि कुछ छुपा तो नहीं रखा, तो वो सब बहुत स्ट्रिक्ट था। और हमें पता था अगर किसी दिन हम ले आए और गलती से पकड़ाई में आ गया तो हमें कोचिंग से भी निकाल देंगे, तो हमारा जेई का ड्रीम तो ऐसे ही गया, और फ़ोन भी नहीं मिलेगा तो घर वाले और भी नहीं दिलाएंगे। तो लाइक वो तो लूज सिचुएशन थी, तो फिर हमने फिर ट्राई भी नहीं करा स्नीक इन करने का। ठीक है, अच्छी बात है, एंड दैट्स द रीज़न वी आर सिटिंग हियर। आज हम बात कर रहे हैं, तो वो कितना मतलब रिपीटर्स कब शुरू करते हैं? जून में शुरू करते हैं। और जून से लेकर अगले मई तक की तपस्या है। मई में तो जेई हो ही जाता है ना। और बाद की जब एक बार जेई मेन फर्स्ट राउंड हो जाता है, उसके बाद तो अपने आप ही सारा ये मोबाइल का स्वाद मर जाता है मन से। ये तो शुरू का चस्का होता है, जब मेन पढ़ाई करनी होती है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें जो बर्बादी होती है वक्त की, वो सेलफोन से बहुत होती है। और बहाना क्या होता है कि भाई सेलफोन पर हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, है ना, मोटिवेशन ले रहे हैं। अच्छा, ये मोटिवेशन का बड़ी माया है मोटिवेशन की। खैर, इस बारे में भी देखेंगे, अगर मौका लगता है तो बात करेंगे। ओवरऑल कोटा की जो परसेप्शन है वो, मतलब मुझे ध्यान आता है कि आज से अगर हम 20 साल पहले देखें तो इट वाज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ इस दृष्टि से आते थे कि हम अपना करियर, अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे। और कोटा इसीलिए बहुत अच्छा राइज भी किया, क्योंकि जो बच्चे सक्सेसफुल होते थे ग्रेट, जो नहीं भी होते थे उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो अपने साथ कुछ नहीं ले गए। वो बहुत कुछ सीख कर जाते थे, मेहनत कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेली जो काम करने की शक्ति है, कंसेप्चुअली चीज़ों को देखना है, बहुत सारी चीज़ें वो सीखते थे। तो ऑफ लेट, लेकिन अगर मैं देखूं पिछले 10, 12, 15 साल में थोड़ा सा ये ट्रेंड बदला और एक ढलान की तरफ गया। आपका परसेप्शन क्या था जब आप वीआरपी को छोड़ दीजिए, अदर देन व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम, कोटा के बारे में क्या परसेप्शन था?
आपके झालावाड़ तो बहुत पास में है कोटा के, क्या इमेज थी आपके दिमाग में, आपके पेरेंट्स के दिमाग में कोटा को लेकर? कोटा में ये था कि अगर हम कोई कोचिंग में जाएंगे तो अगर हमें स्टार बैच वहाँ का मिल जाता है तो हमारा जेई हो जाएगा, वरना हम सिर्फ वहाँ फीस भरेंगे और कोई ज़्यादा मतलब स्टार बैच के अलावा दूसरे बैचेस में ज़्यादा ध्यान कहीं दिया ही नहीं जाता। ये हमारा परसेप्शन था, जो कि हमें मतलब ऑब्वियसली क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं जिनके हमारे भैया दीदी उन पढ़े हैं यहाँ पे, तो उनसे भी यही मिला है कि अगर आप स्टार बैच में हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टार बैच पे ही मेन ध्यान देते हैं। रैंकर्स वर्सेस बैंकर्स जो कोटा फैक्टर था उतना तो सही था वहाँ का। ठीक है, हाँ। तो वो रैंकर्स वर्सेस बैंकर तो बहुत बुरा लगता है कि अब लेट से हम कुछ मार्क्स से या किसी दिन की वजह से नहीं जा पाए स्टार बैच में, तो हमारा तो करियर ही दाव पे लग गया उस तरीके से। स्टार बैच में तो मुश्किल से 50-100 बच्चे होते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि वो अच्छा वो भी सारे के सारे बाद में टॉप 100 में आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। वो भी उसमें से 5-7 अच्छा करते हैं और 80-90 तो एवरेज पे चले जाते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए कोचिंग में 25,000 विद्यार्थी हैं, 100 स्टार हो गए, बाकियों की क्या गति होती है? कि वो तो मतलब टॉप रैंक्स देकर आते हैं ना कि भैया यहाँ पे फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आती है, लेगेसी है इतने सालों की, तो फिर क्या? तो वो बुरा लगता था हमें कि अब 200-300 बच्चों के बैचेस होते हैं, तो उसमें टीचर, आपको पता है टीचर पर्सनली तो किसी को जान नहीं सकता और ना वो इंटरेक्ट कर सकता उन बच्चों से। दूसरी बात फिर डाउट काउंटर पे जो टीचर्स बैठे रहते हैं वो कोई और होता है। तो अब मैंने किसी टीचर से कोई तरीका सीख लिया लेट से मैथ्स में, तो अब वही सेम तरीका मेरे को ज़रूरी नहीं डाउट काउंटर वाले टीचर समझा पाएंगे कि नहीं, तो एक वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप फिर उसमें लाइक मेथड स्पेसिफिक हो जाते हो, जो कि एक एडवांस के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जो हमें फील हुआ। क्योंकि हमने जब पढ़ा तो हमें टीचर साथ में लेके बैठते थे कि एक ही तरीके को हम एक ही क्वेश्चन को हम 4 अलग अलग तरीक़ों से सोच सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें एक टीचर ने वो करवाया, तो जिससे हमारा लाइक थिंकिंग डेवलप हुआ। और हमें अगर वहाँ पे वो करा देंगे कि बेटा इस तरीके को ऐसे ही करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, मैथ्स भी रटा दी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही तरीका फॉलो करेंगे, दूसरा सोचेंगे ही नहीं। तो ये जो कभी कभी चर्चा होती है आईआईटी के प्रोफेसर्स कभी कभी ऋणात्मक टिप्पणियां करते हैं कि कोचिंग वाले रटा देते हैं, तो ये कहीं कहीं तो सही है। लेगेसी इंस्टीट्यूट्स में इस तरह का माहौल बना रहता है, ठीक है। और हमारे यहाँ व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम पर क्या अनुभव? हमारे यहाँ तो सब दिमाग खोलने पे यहाँ पर तो मतलब ये है ट्रिक्स वगैरह का कुछ सीन नहीं है कि आपको मतलब ये ट्रिक लगा लो ये हो जाएगा, जुगाड़, हाँ फिर जुगाड़ लगा लो, ये जुगाड़ से ये हो जाएगा। यहाँ पर मतलब ऐसा है कि आपका दिमाग खोलेंगे कि आपको मतलब अगर 10 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस दे देंगे तो आप 10 तरीके अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से करना सीख सकते हो, मतलब तो इस पे ज़्यादा फोकस रहता था। और टीचर्स वगैरह से हम क्वेश्चंस वगैरह डाउट्स वगैरह भी पूछते थे, तो वो मतलब हमें ये नहीं बताता कि इस मेथड से कर लो, वो इस मेथड से कर लो तो हो जाएगा। वो पहले क्वेश्चंस का पूरा स्टार्टिंग से चालू करते थे कि हमने ये कैसे सोचा, फिर उसके बाद इससे ये हमारा ये कंक्लूजन कैसे बैठा है, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हुआ था। मेन तो वो सोचने की प्रोसेस है कि वो कैसे थॉट आएगी, उससे मेंस लेवल के लिए एक बार मेंस आपका एक बार भी फिर भी क्लियर हो जाएगा कि आपका हाँ मेंस हो गया, क्योंकि उसमें फॉर्मूला बेस्ड सवाल आने लग रहे हैं आजकल बिल्कुल ही। लेकिन अगर जब आप एडवांस में जाओगे तो यहाँ पर फिर एडवांस में कुछ बच्चे फिर बहुत पीछे छूट जाते हैं इस चक्कर में। जेईई मेन का बहुत सारा रिजल्ट एडवांस में कंटिन्यू नहीं होता ना। उसका कारण यही है कि जिन्होंने मेन की तैयारी सिर्फ मेन के लिए करी है, तो वो रट्टा बेस्ड और शॉर्टकट अप्रोच जो है ट्रिक बेस्ड, और अनफॉर्चुनेटली जब मासेस में आपको पढ़ाया जा रहा होता है, जब सैकड़ों बच्चों के बैचेस हैं, तो क्या ये शॉर्ट अप्रोच भी बड़ी पॉपुलर होती है ना, धड़ाधड़ हो जाता है काम, और ना आपको दिमाग लगवाना है ना सुनने वाले को दिमाग लगाना है, तो जल्दी काम निपट जाता है और थोड़े बहुत नंबर भी आते हुए दिखते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाती है विद्यार्थियों में। और वो सेटिस्फैक्शन डिस्टर्ब होता है एडवांस में जाकर, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है। अच्छा, जैसे लास्ट टाइम जब आपने ज्वाइन किया था, है ना, तो जून में ही शुरू किया था हमने, है ना, मतलब हमने तो वीआरपी शुरू ही तब किया था जब एडमिशन्स लगभग क्लोजिंग पर होते हैं अराउंड जून में। तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हमारे पास वैसे ही बहुत लिमिटेड थी, कम थी, हर बैच में बहुत सिलेक्टेड बच्चे थे, है ना। तो थोड़ा अजीब किया, कभी डर नहीं लगा आपको कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मेरा डिसीजन गलत हो जाए, या भाई कंपटीशन कैसे रहेगा, मैं किन के साथ कॉम्पीट करूँगा जब कोई रहेगा ही नहीं ज़्यादा, या कई बार भीड़ का बड़ा आकर्षण होता है, लोगों को भीड़ में एक सुख का एहसास होता है कि भले ही कोई मुझे न देखे और भले ही मुझे कुछ समझ में ना आए, लेकिन हाँ सब लोग हैं तो मैं अकेला बेवकूफ़ नहीं बन रहा हूँ, ये सब बन रहे हैं, तो अच्छी फीलिंग आती है उससे। तो ये भीड़ में शामिल होने की इच्छा आपकी क्यों नहीं हुई?
सर क्योंकि मतलब पहले लगता तो था कि यार इतने कम बच्चे हैं तो फिर कैसे चलेगा, हम कॉम्पीट किससे करेंगे। बट फिर जब हमें ओवर टाइम समझ में, और हम आप उस टाइम पे भी हमें समझाया गया कि भीड़ एक सूडो फियर या फिर सूडो सेटिस्फेक्शन का हमें माहौल क्रिएट कर देता है। स्यूडो सेटिस्फैक्शन, इसको थोड़ा डिकोड कीजिए। सूडो सेटिस्फेक्शन इज लाइक कि अगर मैं किसी ऐसे बैच में गया हूँ जहाँ पे मैं टॉपर हूँ, अब मेरी लेट से मेरा खुद का एडवांस निकल नहीं रहा है, मेरी मेज में कोई 90-95 परसेंटाइल आ रही है और पर मेरे बैच वाले सारे मेरे से भी वीक हैं, तो मेरे को वहाँ का टॉपर बन जाऊँगा। और अगर वो 200 बच्चों का बैच है तो मेरे को एक फील आएगा कि 200 बच्चों में मैं टॉपर हूँ, तो उस हिसाब से हम रेशियो प्रोपोर्शन लगाते हैं कि इतने बच्चों में मैं क्या करूँगा, इतने में क्या करूँगा। तो जनरली बड़े बैचेस में ये होता है अगर 500 के में रिजल्ट आ रहा है, 1000 के में रिजल्ट आ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करके 10 लाख में करते हैं कि हमारे जेई में ये रिजल्ट आएगा, जो कि एक ट्रू फैक्टर नहीं है। क्योंकि आपको पता नहीं है आपके बैच वाले कैसा, आपसे वीक बच्चे हैं। और अगर कभी हो सकता है कि हम बिल्कुल टॉपर्स के बैच में चले गए जहाँ मतलब जो बच्चे वो पूरे अंडर 1000 वाली मेहनत कर रहे हैं, अब वहाँ पे हम 100 बच्चों के बैच में लेट से लास्ट आ रहे हैं, तो हमें एक सूडो फियर बन जाएगा कि मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं तो लास्ट आ रहा हूँ। तो वो दोनों जगह ही अच्छा नहीं है। और हमें फिर समझाया था टीचर्स ने कि हमें हमारी प्रिपरेशन चेक करती रहनी है कि, और दूसरा ये भी था सर कि हम क्योंकि ड्रॉपर हैं तो हमने वो देखे थे कि पिछले साल जब हमने वही सेम चीज़ें ट्राई करी थी कि भीड़ में रहते हैं उससे क्या होता है, तो जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ उन्होंने भी ड्रॉप लिया, तो वो चीज़ से समझ में आ गया था कि ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें एडवांटेज ये था कि कम बैच की वजह से हमें पर्सनल अटेंशन बहुत अच्छा मिलता था कि हर मैं टीचर्स को ये भी याद होता मेरा कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक वीक है। चैप्टर के अंदर भी टॉपिक स्पेसिफिक होता था कि हाँ मेरे को ये नहीं आता, तो वो मेरे साथ जब बात करते थे तो वो टॉपिक स्पेसिफिक ज़्यादा बात करते थे। अब आशु के साथ कुछ और होता था तो उसको उस टॉपिक पे हेल्प करते थे, तो वो चीज़ एक मासेस के अंदर तो नहीं हो सकती। राइट, तो इट वाज लाइक तो अल्टीमेटली जो कम स्ट्रेंथ थी वो आपके लिए फेवरेबल रही, या कभी आपको लगा कि मैं बिल्कुल आइसोलेशन में आ गया, अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा मेरा क्या होगा? फेवरेबल रही क्योंकि हमें बस चेक ये करने को कहा गया था कि हम पहले से कितना बेटर होते जा रहे हैं, तो वो चेक करते करते हमारा पूरा ईयर हो गया था। राइट, तो दैट वाज अल्टीमेटली अ वाइज थिंग। तो जैसे झालावाड़ से आप कोटा आए, है ना, तो आपके साथ आपके और भी फ्रेंड्स आए होंगे जो कि आपके साथ मतलब स्कूल में रहे होंगे, और पढ़ाई में कैसे थे वो? अच्छे थे, आपके जैसे थे, कम अच्छे थे? एंड दोज हु डिड नॉट, क्योंकि आए तो कई लोग थे बट नॉट एवरीबडी चोज टू गो विथ व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोटा का? तो सर अब उनका शुरू में तो सबको अच्छा लगता है कि हम अच्छी कोचिंग में गए जिसका नाम ज़्यादा है, जिनके पोस्टर्स लगते हैं, बट फिर एंड ऑफ द डे हम भी ज़्यादा कहते नहीं थे क्योंकि हमें पता था, हमें हमारी कोचिंग को पूरा भरोसा था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे और अच्छा करेंगे। हमें कंपैरिजन फैक्टर नहीं आता था ज़्यादा क्योंकि हमें छुट्टियाँ भी नहीं मिलती थी। अब वो बच्चे तो क्या आए दिन घर चल जाते थे, लाइक वही झालावाड़ कोटा बहुत पास में है, तो कुछ छुट्टी मिली 2 दिन की आप घर होके आ गए। हमारा वो सीन था ही नहीं यहाँ पर, बिजी प्रोग्राम था, शेड्यूल फिक्स रहता था सारा। तो फिर अब कई जो थे वो हमसे बेटर कर रखा था जिन्होंने पहले 12th क्लास में, आज वो या तो हमारे बराबर या थोड़ा और उनने अंडर परफॉर्म करा है, और कुछ जो हमारे लेवल के ही थे उनका कच का तो हो भी नहीं पाया। तो बुरा लगता है दोस्तों के लिए, बट अब उस टाइम पे उन्होंने मानी नहीं जब हमने सजेस्ट करा था कि हम वहीं जाएंगे जहाँ हमें फील आ रहा है कि वहाँ पे भीड़ है, वहाँ का रिजल्ट ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने वहाँ पर रिस्क नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम खुश हैं। I'm not amused at misery of somebody else, but just the way you have put it, है ना, तो आपका जो बोलने का अंदाज था उसमें मुझे हंसी आई गई, लेकिन other than that एक था हमारा दोस्त जिसका मतलब साथ में था, कोचिंग में आया था, लेकिन वो फिर उसका कहीं और कोचिंग में हो गया था एडमिशन, तो फिर वो उधर चला गया, तो अनफॉर्चुनेटली उसका फिर इस साल एडवांस नहीं हो पाया। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल the decision of yours to come and join VRP was a good decision, ठीक है। तो वैसे किसी भी नए पेरेंट्स को या माता पिता को जब वो अगर कोचिंग करा रहे हैं बच्चे को जेई की या नीट की, मेनली जेई की हम बात करते हैं जैसे, क्योंकि आपका डोमेन है, तो कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? एक तो ये भी होता है कि अपने शहर में ही करा लें हम, या हम कोटा आएँ, और कोटा आएँ तो फिर क्या ख्याल रखें, और अपने शहर में हैं तो क्या ख्याल रखें? कोटा में एक मेन चीज़ तो वही है कि यहाँ पर तो ज़्यादा मतलब लोग स्टूडेंट्स वगैरह डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो मतलब एक आपको आसपास का आपका एनवायरनमेंट देखना चाहिए कि आपके आसपास मतलब टीचर्स कैसे हैं, आपके जो सपोर्टिव बैकग्राउंड का है कि नहीं उनका, मतलब अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब अगर आपको लेट सपोज कोई सब्जेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसा यहाँ पर क्या होता है कि अगर जैसे मेन कोटा में जैसे कि हमारे दोस्तों को जो दिक्कत आती थी कि
अगर उनको कोई क्वेश्चंस वगैरह समझ में नहीं आया, कोई सब्जेक्ट वगैरह समझ नहीं आया, तो फिर वो ऑनलाइन चल जाते थे, ऑनलाइन मोटिवेशन वगैरह लेने चल जाते थे, फिर उनका मतलब एक पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन हमारे साथ ये था कि कभी भी हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे साथ टीचर्स वगैरह साथ में रहते थे, हम उनसे कुछ भी पूछ लेते थे। तो अगर कुछ भी कभी भी कुछ भी लो फील हो रहा है तो फिर वो हमारे साथ रहते थे, हमें मतलब बोलते थे कि टेंशन न लो, आप बस आगे कहते पूरा हम पे ट्रस्ट करो, फोकस करो, हो जाएगा। तो फिर हो गया। तो मतलब सपोर्ट सिस्टम वाज देयर, और ये सपोर्ट सिस्टम जो हमारे पास व्यास डिजिटल प्रोग्राम में मिला, ये अनफॉर्चुनेटली वन ऑन वन, क्योंकि इसीलिए क्योंकि लिमिटेड स्ट्रेंथ है, ये अदरवाइज कोटा में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं और अगर बैच में भी सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर हर स्टूडेंट पे भी फोकस नहीं हो पाता है। टीचर के लिए भी अगर वो कितना भी चाहे उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो ऐसा कर सके। ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी, ये तो 1:1 तो पर्सनल अटेंशन आई थिंक। तो जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट रिजल्ट पब्लिश करता है कि देखो ये हमारी टॉप रैंक्स हैं और इस तरह से एक बड़ा अच्छा लाइनअप दिखाई पड़ता है, तो वो किस बच्चे के लिए काम का है, और ऑन एन एवरेज जो बच्चा है उसको क्या देखना चाहिए? वो उस बच्चे के लिए काम का है कि टॉप रैंक्स देख रहे हैं, जिसकी खुद की एक ओलंपियाड्स में अभी तक फोड़ते हुए आ रहा है, कि मतलब वो उसको एक ट्रस्ट है, मतलब एक खुद पे विश्वास है कि वो वहाँ पर अगर एडमिशन लेगा तो उसका स्टार बैच में हो जाएगा। अगर वो स्टार बैच में जा सकता है, मतलब वो एलिजिबल है, तो फिर अच्छा है। लेकिन अगर वो एक एवरेज बच्चा है कि हाँ ठीक है अभी तक डिसेंट पढ़ाई करता आ रहा है, लेकिन इतना भी मतलब नहीं है कि वो ओलंपियाड्स वगैरह में अभी तक ऐसा कुछ फोड़ता आ रहा है, तो फिर उसके लिए मतलब जहाँ पर थोड़ी स्टूडेंट्स की मतलब संख्या कम है, जहाँ पर उस पर ज़्यादा ध्यान दे सके, उसका ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, तो उसको ये चूज़ करना चाहिए। ठीक है। और स्टार बैच तो अब जैसे ये भी है ना कि मान लीजिए मैं मान लीजिए एक एक्स कोचिंग हूँ और मेरे मान लीजिए 10 ब्रांचेस हैं, तो मैंने अब पहले तो स्टार बैच खाली हेड ऑफिस पे होता था, आजकल स्टार बैच हर जगह है। तो वो मतलब वो फंक्शनल है नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका नॉमेनक्लेचर तो स्टार बैच का है कि अगर 10 बैच हैं तो 10 स्टार बैचेस हैं, और अगर 100 ब्रांचेस हैं तो 100 हर जगह लोकल मिनी स्टार बैचेस हो जाते हैं। तो पेरेंट्स और बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टार बैच उतना ही फोकस्ड और उतना ही शानदार है जितना शायद हेड ऑफिस वाला होता है। वो तो मतलब वो जिसकी कोचिंग होती है वो तो अपना एक स्पेशल जो उनका स्टार बैच होता है कि यहाँ ये मेरे टॉप 50 बच्चे हैं, उनके लिए अलग से एक स्टार बैच चला लेते हैं, फिर बाकी जो भी है फिर उसके साथ बाकी तो नाम तो किसी का भी स्टार रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है। सर अब किसी बच्चे को अगर आना है कोटा और लाइक दूसरी कोचिंग में ही जाना है स्टार बैच वगैरह देख के, तो उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है लाइक जो खुद ओलंपियाड्स फोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही कहा सेम। और जिसको लग रहा है कि मैं अगर किसी कहीं कोचिंग नहीं करता हूँ, खुद घर पे किताबों से पढ़ता हूँ, तो वो भी मेरी अंडर 1000 रैंक आराम से आ जाएगी। और उसको लाइक ओवर टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, जो सेल्फ प्रिपेयर्ड है पूरा, उसके लिए वो जगह अच्छी है कि उसको टॉप रैंक आ जाएगी, क्योंकि उसको वहाँ किसी टीचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है भी नहीं वैसे। तो मुद्दे की बात है जो अपने आप पढ़ के निकाल सकता है, हाँ, और जिसको टीचर की जरूरत नहीं है, हाँ, वो तो कहीं भी कुछ भी कर लेगा, उसको इट मेक्स नो डिफरेंस। बट जिनको चाहिए कि लाइक मैं बार बार ऑफ ट्रैक चला जाता हूँ, या फिर हमें लाइक डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, और हमें कई चीज़ समझ नहीं आती, बार बार समझनी पड़ती है, तो फिर हमें टीचर्स देखने चाहिए कि जो हमें बार बार सपोर्ट करें, जो हमारी लाइक माइनर गलतियों को पकड़े और जो हमारे साथ लग कर काम करें, जो हमारे साथ मेहनत करके, जिनको मतलब वो एक इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं कुछ टीचर्स कि एक बार 2 बार, जैसे हमें पर्सनली पता है कि कई टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने 15 बार पूछे हैं, और अलग से टीचर्स ने टाइम देके मेरे को 15 बार समझाया है और बिना इरिटेट हुए। तो मेरे को खुद को भी लगता था कि सर अभी तक तो मेरे को मार ही देना चाहिए था उन्हें, बट दे डिडंट हिट मी, और उन्होंने पूरा समझाया है। तो जैसे ऑर्गेनिक की बात करें तो आप खुद ही एक मैकेनिज्म को आपने कम से कम 5-6 बार भी समझाया मेरे को, सेम चीज़ बार बार करके, और वो फिर 5वीं-6वीं बार मेरे को समझ में आई थी, तो वो फिर मेरे से हो गया कि हाँ, और वो चीज़ मेरे को काम आई एग्जाम्स में, मेरे को सब क्वेश्चन आते तो वो चीज़ याद आ जाती थी। जैसे स्क्रीन पे मेरे को कोई क्वेश्चन दिखा तो मैं कहा यार SM सर के साथ बैठा था मैं, उन्हें 5वीं-6वीं बार बताया था, तब जाके मेरे को समझ में आया था। तो वो चीज़ वो फ्लैशबैक आ जाता है पेपर के ड्यूरिंग में। अच्छी बात है। तो दैट फ्लैशबैक आई थिंक अगर वो एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अच्छी और स्ट्रांग होती है, जो कि मोस्टली डाउट सॉल्विंग या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इस सेशंस के दौरान डेवलप होती है, क्लास में तो संभव ही नहीं है इस तरह का इंट्रैक्शन, तो राइट, एंड दैट इज समथिंग विच बिकम्स अ वेरी क्रूशियल डिसाइडिंग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू एग्जाम परफॉर्मेंस, राइट। अच्छा, तो एक कोटा को लेकर एक जो ये सुसाइड फैक्ट्री वाला भी जो कॉन्सेप्ट आ गया है, एक कोटा फैक्ट्री नाम की एक सीरीज आई थी 1, 2, 3, जिन्होंने कोटा की सबसे भयंकर एंटी पब्लिसिटी करी है ना, और कोटा के बहुत अच्छे पॉइंट्स को भी बहुत नेगेटिव लाइट में शो किया। तो
ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही बेसलेस था, कुछ हद तक कहीं कहीं उसमें मतलब आधा सच आधी कल्पना लेकर उन्होंने बहुत एक वॉचेबल स्टोरी तो बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसका कोटा की हकीकत से कितना ताल्लुक़ है, क्या वास्तव में ये इतनी डेंजरस और ख़तरनाक जगह है जहाँ डिप्रेशंस या इस तरह के सुसाइड के केसेस इतने ज़्यादा होते हैं, और क्या माँ बाप को यहाँ विद्यार्थियों को भेजने के पहले डरना चाहिए? आपके पेरेंट्स क्या डरे या नहीं डरे? और मेन लेगेसी कोटा में और कोटा के व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम में क्या अंतर है? सर एक फन फैक्ट ये बताऊंगा कि कोटा आने के जस्ट पहले मैंने मेरी मदर के साथ ही कोटा फैक्ट्री देखी पूरी। तो जब कोटा में कोचिंग्स देखने की बात चल रही थी तब मम्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि यार ऐसे ऐसे हो जाता है, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बातचीत नहीं करते घर पे। तो वो शी वॉज लाइक सो मच टेंस कि वो भेजना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा तू ऑनलाइन बैच ले ले, जो करना है घर से ही कर ले। बट देन अगेन फिर व्यास के बारे में समझ में आया। उन्होंने कहा पूरे टाइम टीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। फिर उन्होंने जब आई आपसे बात करी, पंकज सर से बात करी, तो लाइक शी हैड अ रिलीफ कि हाँ यहाँ भेजा जा सकता है, ट्रस्ट करा जा सकता है। और ऑब्वियसली अब नई कोचिंग से उनको भी शुरू में तो थोड़ा दुख रहता ही है, बट उन्होंने जब आप लोगों से पूरी बात करी, अच्छे से हर चीज़ का आप लोगों ने जवाब दिया, उनके सारे डाउट्स क्लियर करे, उसके बाद शी वॉज कॉन्फिडेंट कि दिस इज़ अ गुड प्लेस वेयर शी कैन सेंड हर चाइल्ड। शी फेल्ट रिलेटिवली सेफ कि मतलब व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम इज नॉट रेगुलर कोटा स्टफ। लाइक कोटा फैक्ट्री बिल्कुल अलग है व्यास से। व्यास तो बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता कोटा फैक्ट्री को। बाकी लोग करते हैं, कुछ हद तक तो करते हैं, एकदम से नहीं कह सकते पूरा का पूरा, बट कई जगह पे करते हैं कि लाइक वही बैचेस सिस्टम जो हमने बताया, तो वो सब कोटा फैक्ट्री में सेम ही दिखा रखा है। और डिप्रेशन इज़ लाइक कि हम में भी लाइक डिप तो हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन में आता है कि आपसे लाइक क्वेश्चंस नहीं बनते तब डिप्रेशन जैसा फील होता है। बट एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा जो हमें वीआईपी में मिला वो आई गेस बाहर की कोचिंग में नहीं हो पाता होगा, क्योंकि हमारे पास तो पूरे दिन टीचर्स रहते थे। अब वहाँ तो लाइक जब आप कोचिंग हो तब टीचर, फिर हॉस्टल में जाने के बाद थोड़ी ना कोई रहता है। और हमारा तो लाइक ऊपर वाले फ्लोर पे हॉस्टल है और एक स्टेयर्स उतर के क्लासेस होती थी। तो कभी अगर हमारी तबीयत खराब होती थी तो टीचर्स हमारे रूम में आते थे हमारे चेक करने कि हम क्या है क्या नहीं, डॉक्टर्स के पास ले रहा, तो हम टीचर्स के साथ ही जाते थे डॉक्टर्स के पास भी। तो वो हमें कोई ऐसा लोड नहीं था कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, या कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं थी। सुबह से लेकर मतलब पूरा दिन बेसिकली आप 24/7 आप टीचर्स के बीच में ही हो। और कई बार होता है कि हमें पढ़ते वक्त डाउट आता है, लाइक हम होमवर्क कर रहे हैं तो होमवर्क करते वक्त जब डाउट आ जाते थे तो वो चीज़ टीचर से डिस्कस करती थी, तो उससे मतलब डिप्रेशन आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऐसा मेरे को फील हुआ कि अगर लेट से मैं 10 बार डिप्रेशन में आता तो उसकी जगह 2 बार ही आया हूँगा। ठीक है। और फिर निकल भी गए शायद, निकलने का टाइम भी बहुत कम था, जिससे कि ऑब्वियसली टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ ज़्यादा, तो फिर वो भी इफेक्टिव था। एनी मैसेज यू माइट, जैसे हमारी जो कॉन्वर्जेशन हो रही है इसके माध्यम से, कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई ऐसी बात जो आप अपने पेरेंट्स के लिए कहना चाहें और किसी के लिए कहना चाहें, जो आपको लगता है कि यू वांटेड टू एक्सप्रेस सम ग्रैटिट्यूड एंड यू वांट टू से समथिंग? सर तो सबसे पहले तो मेरी मदर को सबसे ज़्यादा थैंक करूँगा मैं, क्योंकि कभी अगर मेरे को लगता भी था लो तो लाइक आई यूज़ टू कॉल हर एंड विद इन एन आवर शी डिपार्ट फ्रॉम झालावाड़। मतलब मैंने कॉल करा उसके 2 घंटे के अंदर मेरी मम्मा मेरे पास होती थी। तो इतना वो सैक्रिफाइस, उनने सब काम छोड़ के जो भी उनको रहता था, उनकी तबीयत सही है नहीं है डजेंट मैटर, वो मेरे लिए आती थी। मेरे को कुछ खाना होता तो वो लाती थी। और लाइक पूरा उनने एजुकेशन में पूरा सपोर्ट करा है। और एक मेरे चाचा हैं, लाइक उनका भी सेम 11th-12th में उन्होंने को फिजिक्स पढ़ाई, इसलिए मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई थी तब। और मेरे को एक मन हुआ कि मैं ड्रॉप ले सकता हूँ। फिर आपसे उन्होंने ही कनेक्ट करवाया, व्यास के बारे में उन्होंने ही बताया, उन्होंने यहाँ पे भेजा। और लाइक वो नहीं होता तो मैं IIT तो कैसे भी नहीं बन सकता था। और साथ में सर आपको और पंकज सर को सबसे ज़्यादा, कि मतलब इतने ज़्यादा इरिटेटिंग डाउट्स पूछने के बाद भी आप लोगों ने वो सारे क्लियर करे और वो एग्जाम्स में बहुत हेल्प करे। लाइक मेरे को अच्छे से ध्यान है कि आपने जो चीज़ IRP में हमें पढ़ाई थी, लाइक इनऑर्गेनिक रिएक्शन प्रेडिक्शन जो आप पढ़ाते हो, उसके एज इट इज़ क्वेश्चन हमारे एडवांस के पेपर में थे। आपने AIR एक नए तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी जो यहाँ कोई किसी टीचर को पता भी नहीं होगा शायद। वो तरीके से मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जल्दी स्पीड में हो जाती थी एडवांस के अंदर भी। लाइक जो सवाल इन जनरल मेरे कोई फ्रेंड 5 मिनट में सॉल्व करते थे वो मेरे से 2 मिनट में हो जाता था। और पंकज सर ने तो मैथ्स से प्यार ही करवा दिया था। मैथ्स लाइक मैं हेट करता था मैथ्स को जब 12th से आया था, और यहाँ आके मेरा लाइक सबसे ज़्यादा टाइम मैं मैथ्स को ही देता था सिर्फ। तो लाइक उनके साथ भी 2-2 घंटे के डिस्कशंस होते थे क्वेश्चन के साथ। लाइक क्लास के बाद जब होमवर्क डिस्कशन हो रहा है वो भी 2 घंटे का चल रहा है, तो फिर उनको भी बहुत स्पेशल थैंक्स। तो लाइक ये 4 जने अगर मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं कभी भी IIT तो नहीं बन सकता था। ओके आशु? पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उनका ये था कि अगर तेरा कहते तू बस करता जा, अगर कुछ नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम तेरे को
प्राइवेट कॉलेज दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें ऐसा करने में, तू बस तेरी पूरी मेहनत करता है, कभी कोई तेरे को दिक्कत आए तो हम हमेशा तेरे साथ हैं। और एक चीज़ है, मैं पहले कहते हैं हमारे जो स्कूल के डायरेक्टर सर है पुष्पेंद्र सर, जिसके चाचा लगते हैं, तो उनकी वजह से मैंने साइंस ली थी। मैंने पहले मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं कुछ इंटरेस्ट कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ कि कौन सा नहीं, तो मैं पहले कॉमर्स में भी 10 दिन बैठा हूँ। तो मतलब आप 10th के बाद 11th में जब आप आए तो आपने कॉमर्स ले लिया था? कॉमर्स लिया था, क्यों? क्योंकि मैंने 9th में मैंने केमिस्ट्री वगैरह, मतलब लॉकडाउन था तो मैं इतना पढ़ा नहीं था, तो मेरे को केमिस्ट्री से पता नहीं कि बहुत ज़्यादा डर लगता था। और मेरा ऐसा था कि मैं साइंस ले लूँगा, मैं साइंस मैथ्स ले लूँगा अगर सिर्फ मैथ्स होती इसमें तो। लेकिन उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो अभी मेरा केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा था, एडवांस में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में ही रहे थे। और मेन थैंक्स आपका और पंकज सर का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मेरा यहाँ ब्यास में आके हुआ है। जो भी अगर छोटे से छोटे डाउट्स आते थे वो आप लोग हमें बताते थे। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की स्पेशली बताऊँ तो मैथ्स में मेरे जब 11th-12th में मेरे जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर हुआ तो उसमें मेरे 10-20 मार्क्स का भी ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाए थे। और जब अभी सेकंड पेपर हुआ था जो मेंस का, तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स 90 मार्क्स कुछ थे अभी मैथ्स में। ओके, तो 10-20 से 90 तक आना मतलब दैट्स गुड। तो सबका बहुत सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में। That's really wonderful, and it was, I think, a very nice experience and very refreshing experience talking to you both. Lot of positive energy, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस करी, देखा, शेयर किया, सीखा और आनंद लिया। कोई ऐसा मैसेज जो आगे आने वाले बच्चों को आप देना चाहते हैं जिनके पास अब ये जर्नी शुरू हो रही है, स्पेशली जो रिपीटर्स हैं, क्योंकि घायल की गति घायल जाने, है ना? तो मतलब जैसे आई हैड टेकन अ ड्रॉप फॉर आफ्टर 12th एंड आई रिपीटेड, तो आई एम ऑल्सो एबल टू सेंस द पेन एंड इमरजेंसी जो कि टिपिकली रिपीटर्स फील करते हैं। आप भी उस बोट में रहे हैं, तो अभी जो बच्चे अगले साल ड्रॉप लेकर जेई देने की सोच रहे हैं या इन जनरल जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? सर, तो फॉर ड्रॉपर्स वीआरपी तो इज़ लाइक जन्नत। आपको लाइक शुरू का 1 महीना संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उनको फॉलो करने से ही कुछ होगा आगे। तो शुरू का 1 महीना सबको बहुत बुरा लगेगा कि फ़ोन्स नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, सुबह उठना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। बट 1 महीने के बाद जब उसकी हैबिट हो जाएगी तो आप भी अगले साल प्राउड फील करोगे मैंने वीआरपी ज्वाइन करा और फिर इसलिए मेरा रिजल्ट आ पाया। क्योंकि आज मैं गारंटी से कहता हूँ अगर मैं और कोई सी भी कोचिंग चल जाता तो मेरी कट ऑफ भी शायद ही क्लियर हो पाती। बट क्योंकि वीआरपी आया और सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था तो इसलिए वो बहुत अच्छा रहा। तो ड्रॉपर्स के लिए तो सबसे अच्छी जगह ही है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, बहुत सीमित समय। आपको लाइक साल भर में मुश्किल से पूरा 1 साल भी नहीं मिलता। लाइक आप जून जुलाई में ज्वाइन करते हो, हाँ 8-10 महीना, और फिर मेंस का भी होता है, तो वो भाई बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे आने के लिए। तो बस मेरा भी यही है कि अगर कहीं कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मैं तो वीआरपी ऑब्वियसली रिकमेंड करूँगा सबको आने की, टॉपर्स को मेनली, और जो भी बाकी जो 11th-12th में आ रहे हैं वो भी। तो और मेन चीज़ है कि आपको आपके टीचर्स पे पूरी जर्नी में आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। जो भी वो बोले बिना कुछ सोचे समझे उनकी बात मान लो। और आप कोई भी मतलब एक्स्ट्रा बुक करने से पहले अगर आप कोचिंग मॉड्यूल्स पे जो मतलब टीचर्स आपका जो भी वर्क वगैरह आपको दे, अगर आप उसको डे टू डे जो काम रोज दिया उसी रोज कंप्लीट कर लोगे, कुछ बैकलॉग नहीं रहने दोगे, तो आपका ऑब्वियसली आपका आईआईटी में हमेशा रोज का काम अगर आप रोज ही करोगे तो आपका सिलेक्शन ऑब्वियसली हो जाएगा। तो जैसा कि तुम बता रहे थे कि वीआरपी की तुम्हारे पास सुखद यादें हैं, अच्छी यादें हैं, एक बार क्विकली समराइज कर सकते हो कौन कौन से की पॉइंट्स थे जो तुमको लगता है कि हाँ हेल्पफुल रहे, एज अ स्टूडेंट बहुत काम आए? सर, एक तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बैन था, एक मेजर पॉइंट था। सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब टीचर्स वगैरह का डाउट इंटरेक्शन अच्छा था, पर्सनल इंटरेक्शन अच्छा था। सीडीएस सेशंस ने बहुत हेल्प करा। सीडीएस सेशंस और बेसिकली कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सेशंस। तो उसमें ये रहता था कि लाइक जो हमने क्लास अटेंड करी उसके जो हमारे नोट्स रहते थे, तो मैं उस सेशन में बैठकर एक टीचर हमारे साथ होते थे, तो हमें उसका होमवर्क करना होता था और बेसिकली फिर उस क्लास से रिलेटेड वो क्वेश्चन हमसे पूछते थे। लाइक हमारे अगर कोई डाउट्स है तो हम वो एक्स्ट्रा क्लास होती है लाइक डाउट्स के लिए, उसके बाद डाउट्स है तो और पूछ सकते हैं। लाइक उसमें आपको डाउट्स पूछने हैं और होमवर्क सबमिट करना है। हाँ, और होमवर्क सबमिट करने के साथ साथ सर उसमें लाइक गलतियाँ चेक कर लेते थे, एंड उसके बाद जो हमारे नोट्स है उनका वाइवा लेते थे। ओके, तो इट वाज लाइक अ डेली वाइवा। तो दैट हेल्प यू कीप मेंटेन द ट्रैक। मतलब वो जो चीज़ रहती है कि हम भूल जाते थे रोज़, तो वो भूलने का काम खत्म हो गया, लाइक रोज़ रिवाइज हो रहा है। राइट, ओके। एंड रेमेडीज सेशन होते थे हमारे,
मतलब जिसमें कि जो पुराना कुछ हमारा ऐसे छूटा हुआ है, जैसे कि पुराने कुछ पाप वगैरह हमने किए हो, पुरानी क्लासेस वगैरह का, तो उनका हमें प्रैक्टिस वगैरह के लिए बुक्स वगैरह दी जाती थी कि आप ही क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो, तो उससे फिर हमारा अगर जूनियर क्लासेस में जो बेसिक फाउंडेशन जो होता था वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो पाया। ओके, तो दे वर लाइक रेमेडियल सेशंस एंड दे वर सीडीएस एंड ये रेगुलर चलता था डेली। मतलब रेमेडियल सेशंस का डेली ज़रूरी नहीं था, जब लाइक हमें रिक्वायरमेंट होती तब लग जाते थे, और सीडीएस डेली होते थे। राइट, ठीक है। चलो, that's I think a very wonderful input. Thank you both, Rajat and Ashu. I think we had a very heart-to-heart talk, and it was wonderful having you here. God bless you all. And दोनों आई थी बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ, क्या बात है। तो आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको, आपके पेरेंट्स को, आपका कल्याण हो। थैंक यू सर।